हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करते हैं। ये जो मेरे हाथ में पेपर है ये है 2012 जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का। इसमें आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स वाला पोर्शन। तो चलो शुरू करते हैं। मैथ्स 2012 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। ये जो मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 3 दिनों में जो अंडे बेचता है वह चित्रालेख द्वारा दर्शाया गया है। यदि 3 दिन अंडे बेचने के पश्चात व्यापारी के पास 225 अंडे शेष बच जाते हैं तो आरंभ में उसके पास कितने अंडे थे। यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रखा है 0 बराबर मतलब एक अंडे के बराबर 50 अंडे। तो हम हिसाब लगाएंगे कि देखिए सोमवार को कितने बेचे, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 है। तो एक में 50 है तो 50 गुणा 5 यानी 5 पंजे 25, 250। यहाँ देखिए 1 2 3 4 अंडे हैं तो 50 गुणा 4 यानी 200 अंडे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 तो 50 गुणा एक अंडा 50 अन्नों को दर्शा रहा है तो 6 तो 5 छक्का 30। और इसमें शेष जो लास्ट में बचे 225 अंडे शेष भी बचे तो इसमें 225 भी जोड़ दीजिए। तो यही टोटल अंडे उसके पास थे। तो 975 अंडे थे उसके पास। ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा 975। देखिए अगला क्वेश्चन है, दंड चार्ट दर्शाता है कि कंपनी विभिन्न मदों में व्यय हजारों में है। जैसे 600 है तो 1000, 600 1000 है। किस प्रकार करती है, कम से कम व्यय किस मद पर होती है। ठीक है ना, अब हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए कर्मचारियों का वेतन जो जा रहा है लगभग 600 1000 में जा रहा है, 600 1000 रुपए में जा रहा है। यात्रा भत्ता जा रहा है 300 1000 रुपए में। ये किराया जा रहा है 100 1000 रुपए में। कच्चा माल जा रहा है 400 1000 रुपए में और ये मरम्मत जा रही है 200 1000 में लगभग। तो इसमें सबसे कम मद किस चीज की है, किराया की है। तो सबसे छोटा ये है तो ये सबसे, इसका आंसर होगा किराया। अगला जो प्रश्न है, गोपाल ने 10 आम बेचे 12 आमों के क्रय मूल्य पर, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। देखिए आम बेचे इसने 10 आम, 12 मतलब जितने 10 आमों का विक्रय मूल्य है उतने 12 आमों का क्रय मूल्य है। तो इसमें मानना पड़ेगा, माना 12 आम का क्रय मूल्य 12 ही रुपए है। ठीक है ना, तो एक आम का क्रय मूल्य हम एक पे, क्योंकि एक पे निकालेंगे तो क्योंकि इसमें प्रतिशत बताना तो आप सब पे भी निकालेंगे तो उतना ही प्रतिशत आएगा, एक आम पे भी निकालेंगे तो प्रतिशत उतना ही आएगा। तो एक आम पे बढ़िया है, एक आम का क्रय मूल्य तो 12/12 हो जाएगा बराबर 1 रुपए हो जाएगा। तो 1 रुपए में एक आम खरीदा। अब बेचे 10 आम बेचे 12 रुपए के, क्योंकि जितना इसका क्रय 12 आमों का जितना क्रय मूल्य है उतना ही विक्रय मूल्य है 10 आमों का। तो 10 आम का विक्रय मूल्य 12 रुपए है। ठीक है ना, तो एक आम का विक्रय मूल्य कितना होगा, 12/10 रुपए होगा। इसको अगर आप, चलो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, वैसे 1 रुपये 20 पैसे हो रहा है। अगर हम 10 का भाग दें तो इसको ऐसे भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हमें लाभ निकालना है। तो लाभ क्योंकि ज्यादा में बिक रहा है, 12/10 है, इसका मतलब 1 रुपए से ज्यादा है इसका विक्रय मूल्य। ठीक है ना, तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो 12/10 ऋण 1 रुपए है तो इसको 1/1 कर देंगे। तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10/10 हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 2/10। या इसको आप काट सकते हैं तो 1/5 भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही रख दीजिए अभी, क्योंकि अब लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत आपको पता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा, तो लाभ हो गया 2/10, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य एक आम का कितना था, 1 ही रुपए था, तो 1। ठीक है ना, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, देखिए नीचे 1 आ गया, खत्म हो गया, 10 गुणा 20 हो गया। तो इसका मतलब लाभ जो है 20% का लाभ उसको हुआ है। अगला प्रश्न है, 1547 के अभाज्य गुणांकों की संख्या कितनी है, मतलब की संख्या है। ठीक है ना, देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 7 है, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 और 4 11, 5 16 1 17 हो रहा है। तो 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 5 नहीं है, तो इसलिए इसमें 7 का भाग दे दिए, 7 का जा रहा है। तो ये भाग दे के आया 221। अब देखिए इसमें किसका भाग जा रहा है, 7 का तो जा नहीं रहा है, फिर
9 कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जब इसमें 3 का नहीं जाता, 9 कभी नहीं जाता, 11 कभी नहीं जा रहा है इसमें, तो 13 का जा रहा है। देखिए 13 कम 13, अरे 7 9 बचे 91 हुआ, 13 7 91, तो ये 17 में किसी का नहीं जाता, 17 का ही जाता है। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। क्या हो गया, 7 गुणा 13 गुणा 17। अगला है 5 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी विषम संख्या है जो अंकों 1 2 3 5 तथा 10 से बनाई जा सकती है। अंकों को केवल एक बार प्रयोग करना है। देखिए छोटी से छोटी संख्या में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा अंक रखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 को भी पहले नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम 0 को सबसे पहले रखेंगे तो वो संख्या 5 अंकों की नहीं बनेगी, बल्कि केवल 4 ही अंकों की रह जाएगी। तो इसलिए सबसे 0 के बाद सबसे छोटा 1 है, अब तब हम 0 लिखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, 0 1 के बदले 1 0 लिख देते हैं। अब बाकी फिर 2 फिर 3 फिर 5। देखिए 5 अंकों की बन गई 10,235। तो ये वाली उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मेरे पास 100 के नोटों का एक पैकेट है जिस पर संख्या 321 से 341 क्रम तक अंकित है। मेरे पास कुल कितने पैसे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्रम पड़ा, 321 का क्रम पड़ रखा है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, 341 में से 321 को घटा देंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। 341 का क्रम है, ठीक है 341, लेकिन यहाँ 321 का क्रम पड़ा हुआ है, इसलिए कम करना है तो 320 करना पड़ेगा, क्योंकि 21 पे क्रम है। तो 21 भी गिनती में आएगा, 41 भी गिनती में आएगा, इसलिए यहाँ 41 में से 21 घटा के 20 नोट आएगा, एक गलत हो जाएगा। इसलिए 321 की जगह 320 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 21 नोट कितने के, जब 100 के नोट है तो 21 गुना 100 हो जाएगा, तो बराबर 2100 रुपए हो जाएंगे इसके उत्तर ये, ठीक है ना। 2 अंकों वाली बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 97 है, ठीक है ना। तो यही आंसर होगा 97। 7 से ही 3/8 का तुल्य समतुल्य में क्या होगा। देखिए 7 तो पूरा है, तो इसलिए 7 तो दशमलव के इधर ही रहेगा। दशमलव के बाद क्या आएगा, तो हम 8 का भाग 3 में दे देंगे। भाग नहीं जाता है जब, तो हम यहाँ दशमलव रखते हैं, यहाँ 0 रख देते, बढ़ा देते हैं। तो 8 या 24, अब बचा 6। फिर हम दूसरी स्टेज पे एक और 0 बढ़ा सकते हैं, तो 8 7 56, बचा 4। फिर तीसरी स्टेज पे एक 0 और बढ़ा सकते हैं, तो 8 5 40। तो इस तरह से ये हो गया 7 तो इसका आंसर हो जाएगा 7.375। ये देखिए, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न है 37 तथा 30 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि 1200 प्राप्त हो। तो पहले इसका गुणा कीजिए। तो हमने इसका गुणा करना है, तो 0 को तो 0 आ जाएगा, 3 7 21, 2 3 3 9 तो 11। देखिए 1110 आया, तो इसमें कितना जोड़ें कि 1200 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 1200 में से ही इसको घटा देंगे। तो 90 जोड़ने पे 1200 प्राप्त होगा। तो ये है आंसर 90। अगला प्रश्न है 66,660 को 11 से भाग किया जाता है, तो भागफल क्या होगा। देखिए इसमें हम सबसे पहले 2 अंक 11 में है, तो इसमें 2 अंकों में हम भाग देंगे, तो 11 6 का 66। अब दूसरा 6 उतरेगा, लेकिन देखिए इसमें भाग हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं बचा है। तो इसमें दूसरा अंक तब तक नहीं उतार सकते, पहले इसमें 0 बार ही भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ 6 बचा, दूसरा अंक हम उतार सकते हैं 66। तो फिर 11 6 का 66। फिर यहाँ कुछ नहीं बचा, अब 0 बचा, तो 0 उतरेगा, तो इसमें 0 बार ही भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से उतारा हुआ 0 है। तो इसका होगा 6060, 6060। ये वाला आंसर सही। 2 संख्याओं का योग कितना है भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, 15,75,470 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 कम है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 कम है, तो इसमें हम पहले इसमें 15 लाख, इसमें से 15,75,470 में से 10,000 कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा 15 6 5 4 7 0। और इसमें क्या करेंगे, हम सीधा 2 का भाग कर दो, इसमें 2 इससे कर दो इसके, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं यहाँ तक। क्योंकि एक संख्या 10,000 बड़ी थी, वो हमने कम कर दिया। अब ये
इसके ठीक दो हिस्से होंगे तो दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो 2 7 14, 16 हुआ, 2 8 16, फिर 5 बचा तो 2 2 4, फिर 1 बचा तो यहाँ उतरा 4, 2 7 14 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, अब उतरा 7, तो 2 3 6, अब बचा 1 10, 2 5 10, तो ये हो गया भाग देके, ये हो गया 7 लाख। तो इसका आंसर होगा 7,82,735। तो ये वाला आंसर सही है। अगला है दशमलव वाले भाग का निकटतम सौवे में निकटन करने के पश्चात सरल कीजिए। दशमलव वाले भाग का निकटतम सौवे में निकटन करने के पश्चात सरल कीजिए। पहले दशम वाले भाग का हमने निकटतम सौवे तक करना है। मान सौवे का मतलब इसका देखिए, ये वाला भाग 10वां है, ये 100वां है, ये 1000वां है, तो 1000वें भाग को हम हटा देंगे तो हो जाएगा 17.65 ही रहेगा, क्योंकि 1000वां भाग इसका 5 से छोटा है। फिर धन करके इसको सीधा नीचे ही लिख देते हैं, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 8, अब ये 6 और 3 और 2 है तो ये भी 6 3 ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे भी 2 है, 5 से छोटा है। फिर धन करके लिखेंगे हम 10.07 है, तो यहाँ देखिए 6 है तो 6 को हम हटा देंगे, 6 की जगह 7 की जगह 8 हो जाएगा, तो 08 हो जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है। तो पहले इसको जोड़ेंगे और फिर इसको घटा देंगे। देखिए 8 और 3 11 5 16, 6 और 6 12 1 13, 1 8 और 7 15 1 16, और ये हो गया 3। अब इसमें घटाएंगे ये 35 दशमलव, यहाँ ऋण का निशान मारेंगे, 35.01 हो जाएगा। देखिए ये 9 हट जाएगा और यहाँ 0 की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है यहाँ पे, तो जो 5 से बड़ा होता है वहां 1 बढ़ जाता है पीछे। ठीक है, तो ये 6 में से 1 गया 5 3 और यहाँ 1.35 उत्तर आएगा ये वाला। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 50.5, 50.05, 50.0005 तथा 5.0005 का योग क्या है। योग का मतलब जोड़ा आपने करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में आपने केवल ध्यान रखना है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए, इकाई के ठीक नीचे इकाई होनी चाहिए, दहाई के ठीक नीचे दहाई होनी चाहिए, 10वें भाग के ठीक नीचे 10वां भाग, ये 100वां भाग है, 1000वां भाग है, 10,000वां भाग है। तो इसका लिखने का अगर आपका ये क्रम सही है तो आपका जोड़ भी सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका हमने सीधा जोड़ा इसी तरह से, और इसका आंसर हो जाएगा 155.555। ठीक है, अगला है 1600 का 3.75% दशमलव समतुल्य। देखिए यहाँ प्रतिशत भी दे रखा है, दशमलव भी दे रखा है। तो ये हमने लिखा 1600 का 3.75%, प्रतिशत मानी बटे 100, तो इसको हमने काट दिया, 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, 2 जीरो काटने का मतलब 100 का भाग हमने इसमें दिया, 100 का भाग इसमें दिया, तो इसको हम गुणा करेंगे सीधे। तो देखिए 16 से 16 का पहाड़ा अगर आपको आता तो एक साथ गुणा कर सकते हैं, 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 सता 112, 8 120 हासिल 12, और 16 गुणा 32, 16 3 48 और 12 60। तो 6 जा रहा है, इसमें 2 अंकों के पीछे दशमलव आ गया, तो ये 6 60 हो गया इसका उत्तर। देखिए इतना बड़ा गुणा दिख रहा है लेकिन उत्तर केवल 60 आ रहा है। किस संख्या के लिए 15 एक गुणज है तथा गुणनखंड भी है। तो देखिए किसी संख्या का गुणज भी वही संख्या होती है, और किसी संख्या का ये गुणज सबसे छोटा गुणज होता है 15। अगर 15 का सबसे छोटा गुणज 15 ही होगा और गुणनखंड भी 15 ही होगा, ये सबसे बड़ा गुणनखंड जो है 15 ही होगा। तो कोई संख्या अपना गुणज भी होती है और गुणनखंड भी होते हैं, तो ये 15 का गुणनखंड 15 ही होगा, गुणज भी 15 ही होगा, तो इसका आंसर 15 ही होगा, क्योंकि 15 जो है अपना गुणज भी है और गुणनखंड भी है। देखिए ये है अगला क्वेश्चन, श्रेणी 4 16 36 64 का अगला पद क्या होगा। तो देखिए इसमें जो 4 है ये वर्ग संख्या है, तो ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 16 है 4 का स्क्वायर है, 36 है ये 6 का स्क्वायर है, और 64 है 8 का स्क्वायर है, तो 2 4 6 8, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर होगा, तो ये 100 हो जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस 504 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है, गाड़ी की गति क्या है। ठीक है, तो चाल अगर हम ज्ञात करते हैं तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
अब दूरी है 504, समय 4 घंटा 30 मिनट है। देखिए समय 4 घंटा 30 मिनट है, इसको हम भिन्न में लिख देंगे। 30 मिनट यानी आधा घंटा होता है, तो 4 से 1/2 आवर, तो इसको हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 घंटे। तो ये हो जाएगा 4 बराबर दूरी हो गई 504 अब बटे 9, और ये जो तीसरा बटा आता है 2, ये ऊपर चला जाता है 2, तो इसको काटिए। 9 एक कम 9, 9 चौक 6 9 45, 5 54 और 9 छक्का 54, तो 56 हो गया। तो बराबर 2 से गुणा करिए, 2 छक्का 12 का 2, हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11, तो इसको समय है 112 किलोमीटर पर आवर। तो ये बी वाला आंसर 112 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर। अगला प्रश्न है, अंतिम उत्तर का निकटतम 1000 में निकटतम मान निम्नलिखित का क्या है। तो इसको हमने करना है, तो इसको देखिए सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे, 12 से इसमें भाग दे देंगे, तो 12 का हमने भाग दिया 60 12, तो 12 पंजे 60 हुआ। देखिए फिर एक उतरा तो एक भाग नहीं जाता, तो 0 बार भाग दिया, फिर एक बचा 2, तो 12 कम 12, तो यहाँ पे 501 आया। बाकी हमने सेम वैसे उतार दिया 87 गुणा 79 ऋण, यहाँ पे हमने इन दोनों की जगह इसका उत्तर लिखना है 501, 501 धन 526। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करके आया दोनों का 6873। अब बाकी हम वैसे लिख देंगे, ऋण 501 धन 526। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले धन धन जुड़ेगा, तो इसके पीछे भी हम धन मानेंगे, इसके पीछे कोई निशान नहीं है, इसका जोड़ होगा। इसका 501 इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 501 के पीछे ऋण है। तो आप चाहो तो इसको उल्टा करके ऐसा लिख दो, 6873 धन 526 और ऋण 501 बाद में, ठीक है ना। अब एक साथ में आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, अब 501 को घटा दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ के उत्तर आया 7399। इसमें से हमने 501 घटाया, तो उत्तर आया 6898। लेकिन यहाँ देखिए, इसका उत्तर निकटतम 1000 में बताना है, तो निकटतम 1000 में हम देखने 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो देखिए 8 का भी हमने 0 लिखा, इसके बदले भी 0 लिखा, इसके बदले भी 0 लिखा, तो लास्ट में हमने 8 के बदले 0 लिखा। तो लास्ट वाली संख्या अगर 5 से बड़ी है, तो यहाँ पीछे वाला 1 बढ़ जाता है, तो इसका मान हो जाएगा 7000 उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 से कम होता तो इसका उत्तर केवल 6000 होता, 4 होता, तो 4 से ज्यादा 5 6 7 8 9 होने पे यहाँ 1 बढ़ जाता है, पीछे वाला 1 6 की जगह 7 हो गया, तो 7000 उत्तर। क्लियर हो गया। अगला है एक घन जिसका एक किनारा 8 सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होगा। तो कि घन का एक किनारा, तो उसमें तीनों होगा, मतलब आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसका आयतन हो जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 8 होता है 64, और 64 को 8 से गुणा कीजिए, तो 8 चौको 32, 3 8 चौको 48, 3 51, तो 512 घन मीटर हो सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर, तो 512, इसमें तो उत्तर दे ही नहीं रखा है। इसका एक किनारा 8, मतलब यहाँ तो मीटर घन दे रखा है, यहाँ सेंटीमीटर घन देना था इसने, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। यहाँ सेंटीमीटर है केवल, तो या तो यही 512 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ होता, तो ये सब गलत है। ये भी उत्तर हो सकता है अगर यहाँ ऊपर 3 हो तो, या तो ये उत्तर गलत है क्योंकि यहाँ मीटर लिखा है, तो इसका मतलब सही उत्तर सी वाला है, लेकिन यहाँ क्यूब लगाना जरूरी है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर है अगली पंक्ति, वह संख्याएं क्या होंगी। देखिए एक पंक्ति में देखिए 15 16 17 है, तो अब 18 आएगा, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा 18। अच्छा अगली पंक्ति में है यहाँ 35 36 37, तो यहाँ हो जाएगा 38 38। यहाँ है 421 521 621, तो यहाँ हो जाएगा 721, तो 18 38 721, बी वाला आंसर सही है। देखिए अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में शांता ने कमला से 10 अंक कम प्राप्त किए। कमला से 10 अंक कम प्राप्त किए, तो हम कमला के अंक मान लेंगे, कमला ने अंक प्राप्त किए x, ठीक है ना। तो शांता ने कम अंक प्राप्त किए, तो x ऋण 10, ठीक है ना। और शारदा ने कमला से 5 अंक अधिक प्राप्त किए, और शारदा ने
कमला से 5 अंक अधिक प्राप्त किए तो x धन 5 हो जाएगा इसके, क्योंकि x से 5 अधिक प्राप्त किए। कुल मिलाकर के 442 अंक प्राप्त किए, तो सबको जोड़ दो, कुल मिलाकर के x इसके हो गए, x ऋण 10 इसके हो गए, अब धन करके x धन 5 इसके हो गए, तो कुल मिला के हो गए 442, सबको जोड़े इसको इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x हम बराबर के इधर रखेंगे, तो 1 2 और 3 बार x हो गया तो 3x लिखेंगे, इसको तीनों x जुड़ जाएंगे 3x। ये ऋण 10 आगे जाएगा तो ये 442 के बाद ऋण की जगह धन हो जाएगा, धन 10, और ये धन 5 पक्षांतर होने पे आगे जाने पे ऋण 5 हो जाएगा। तो ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, हम 442 में 10 जोड़ देंगे तो 452 हुआ, 452 में से 5 घटा देंगे तो 447 हुआ। अब इसमें ये 3 जो है यहाँ गुणा में है तो यहाँ भिन्न में चला जाएगा, क्योंकि x की जगह ये x के पीछे का 3 हमने आगे भेजा तो इसको काटिए, इसको 3 एकम 3, 1 बचा 14 हुआ, 3 चौको 12, 2 बचा 27 हुआ, 3 नंबर 27। तो इसका मतलब कमला ने 149 अंक प्राप्त किए। अब तो शांता ने कितने अंक प्राप्त किए, शांता के अंक हमने बताने हैं, तो शांता ने जो है 10 कम प्राप्त किए, तो 149 में से 10 कम कर दीजिए, तो 139 अंक शांता ने प्राप्त किए, तो इसके आंसर होगा ए वाला 139। अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी की सामान्य गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे 300 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, लेकिन यहाँ देखिए चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी पूछ रखी है मीटर में, तो सबसे पहले जो चाल है हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलनी होगी। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, इसको 5/18 से गुणा कर देते हैं, 18 कम 18, 18 गुणे 36, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में ही 10 मीटर जाता है। अब लिखिए चाल बराबर दूरी बटे, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये हो गया समय बराबर दूरी हो गई 300 मीटर और चाल हो गई 10, तो 0 से 0 कटा तो बराबर हो गया 30 सेकंड, ठीक है, तो 30 सेकंड में जाएगा। देखिए एक व्यक्ति ने एक मेज 250 में खरीदी थी, इसकी मरम्मत तथा रंग इत्यादि पर 150 खर्च किए, इसके पश्चात मेज को 500 में बेच दिया, व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए इसने खरीदी थी मेज 250 में, क्रय मूल्य 250 था, अब इसने 150 और खर्च किया, इसमें जुड़ जाएगा, तो 400 की इसकी मेज हो गई। तो वास्तविक क्रय मूल्य यही है। अब क्रय मूल्य नया ये हो गया, क्योंकि उसने जो खर्च किया वो क्रय मूल्य में ही जोड़ा है जाता है, तो 500 में उसने बेच दिया तो विक्रय मूल्य 500 है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। 500 में से 400 घटाया तो 100 है, तो ये आया 100 लाभ, 100 रुपए लाभ। अब क्या करेंगे, लाभ 100 रुपए का हुआ तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य होता है, तो लाभ हो गया 100 रुपए गुणा 100 बटे क्रय मूल्य हो गया 400 रुपए। तो ये 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो, 2 जीरो नीचे के 2 जीरो ऊपर के कट गया, तो 4 से हम 100 को भाग करेंगे तो 25 आएगा, तो लाभ बराबर 25% हो गया, ठीक है, इसका आंसर सी वाला। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 72 रुपए 72 प्रति कुर्सी की दर से 40 कुर्सी खरीदी। देखिए उसने 72 की एक कुर्सी खरीदी और कुल खरीदी 40 कुर्सियां, तो पहले देखिए 40 कुर्सी कितने की आई उसकी, 4 दूना 8, 7 चौको 28, तो कुल 40 कुर्सियां इतने रुपए की आई इसकी, 2880 रुपए की, ठीक है ना। इसमें 5 कुर्सियां टूट गई, अब 40 में से 5 टूट गई तो बची 35 कुर्सियां, ठीक है ना भाई, कुर्सियां। अब शेष 84 प्रति कुर्सी की दर से बेच दी, शेष बेची यानी 35 कुर्सियां इसने बेची 84 रुपए की एक कुर्सी, तो 84 गुणा 35, इसको गुणा करिए कितना आता है, तो जो कुर्सियां बिकी 2940 रुपए में बिकी। अब जो लाभ हुआ इसको, क्योंकि यहां लाभ प्रतिशत बताना है तो इसको लाभ हो रहा है, 2880 में तो खरीदी, 2880
80 में खरीदी, तो ये देखिए लाभ हो गया 14 में से 8 गया 6, 60 रुपए का। कितने का लाभ हुआ? 60 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? लाभ गुणा 60 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 2880। ये 0 0 कट गया। अब देखिए इसमें सॉरी यहाँ एक 0 और होगा, लाभ गुणा 100 होता है ये, तो 10, तो 600 बटे 288 आया। अब 288 का भाग हम 600 में देंगे तो कितना आएगा? देखिए पहले हमने इसको 8 से काटा, 8 का भाग दिया तो 8, इसको 75 आया, 8 का भाग इसमें देने 36 आया, तो 36 75 बटे 36 हुआ। अब हम 36 का भाग 75 में देंगे, 36 दो ना 72, 3 आया, तो ये हो गया 2 सही 3 बटे 36। ये कट रहा है, देखिए 3 कम 3, 3 कम 3, 3 और 6, तो 2 सही 1 बटे 12%। तो ये वाला आंसर सही है। आप यहीं पर भी इसको पहले 3 से काट सकते थे, मुझे ध्यान नहीं रहा पहले काटने का, तो आप काट सकते हैं और छोटा हो जाएगा सवाल। इस तरह से गणित का पेपर समाप्त हुआ और मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में अवश्य आया होगा और आप अच्छी तैयारी नवोदय के लिए करेंगे और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स वंस अगेन।